हेलो मेंबर्स, मैं कलकत्ता से गौतम चतुर्वेदी बोल रहा हूँ और मैं आज आपको बहुत सारी टेक्निकल मैंने पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ सहारा ग्रुप के बारे में कि ये शुरू में सहारा इंडिया कैसे अपने जमाकर्ताओं का भुगतान कर रही थी और आज क्यों ऐसी परिस्थिति आ गई कि ये पिछले 8-9 साल से जमाकर्ताओं को बिल्कुल भी या जरा भी भुगतान नहीं कर पा रही है। तो ये सहारा की जो लिमिटेड कंपनी है, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये मैंने पहले रिजर्व बैंक के अंडर में रजिस्टर्ड थी और जो भी कंपनी रिजर्व बैंक के अंडर में रजिस्टर्ड रहती है तो रिजर्व बैंक की पूरी गाइडलाइंस रहती है कि आप जमाकर्ताओं से जो समझ लीजिए 100 रुपये इकट्ठा करते हैं तो 100 रुपये का कितना परसेंट आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाएंगे, कितना परसेंट गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाएंगे। तो ये प्रत्येक 100 रुपये की उनकी पूरी वो एक गाइडलाइंस रहती हैं। तो उसी परसेंटेज और उसी रेशियो में आपको गरीब जमाकर्ताओं का पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि 4-5 साल के बाद आपने जो 100 रुपये जमाकर्ताओं का उनके दिखाए गए गाइडलाइन के हिसाब से आपने उन जगहों में इन्वेस्ट किया है तो आपका वो 100 रुपया आपका 5 साल के बाद 150 रुपया हो जाए। तो काफ़ी सालों तक ये सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के हिसाब से जमाकर्ताओं का वो पैसा उन्हीं के अनुपात में जमा करवाती थी और ये कंपलसरी है क्योंकि ये आरबीआई जो है हर क्वार्टरली हर 3 महीने में उस कंपनी की अच्छी तरह से ऑडिट कराती है और उस ऑडिट में देखती है कि हमारे गाइडलाइन के हिसाब से कंपनी ने उन जगहों में गरीब जमाकर्ताओं का पैसा इन्वेस्ट किया है कि नहीं। जैसे समझ लीजिए आरबीआई की ये गाइडलाइन है कि जैसे 100 रुपये का में 25% आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जमा करेंगे, उसका 30% गवर्नमेंट बॉन्ड में जमा करेंगे। तो इस तरह से क्या है कि जमाकर्ताओं का हित पूरा सुरक्षित था और सहारा टाइम से अपने जमाकर्ताओं को सिर्फ इसीलिए भुगतान कर पा रही थी क्योंकि उनको आरबीआई की रूल्स रेगुलेशंस और उनकी गाइडलाइन के हिसाब से ही जमाकर्ताओं का पूरा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा था। तो और जबकि वो उस कंपनी की हर 3 माह में पूरी अच्छी तरह से ऑडिट होती है और कहीं भी कुछ गड़बड़ी होने से ये जो आरबीआई है तुरंत उस कंपनी का लाइसेंस निरस्त कर देती है। तो वही सहारा ग्रुप के मन में डर था और काफ़ी सालों तक ये सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन थी या और भी कोई सहारा की कोई दूसरी कंपनी होगी, वो रिजर्व बैंक के उसी गाइडलाइन के हिसाब से स्ट्रिक्टली वो गरीब जमाकर्ताओं का पैसा इन्वेस्ट करती थी। तो जमाकर्ताओं का हित पूरी तरह से सुरक्षित था और उनको उनकी मैच्योरिटी का भुगतान पाने में कोई भी कठिनाई नहीं हो रही थी। अब मैं जो मेन बात बता रहा हूँ, ये सहारा ने ये 2009 से लेकर 2012 तक जो 17,500 करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, तो यदि वो सहारा की जो 2 लिमिटेड कंपनी है, सहारा इंडिया रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड सहारा हाउसिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये दोनों कंपनी यदि सेबी से रजिस्टर्ड हो जाती तो बहुत अच्छा था क्योंकि सेबी का रूल है कि यदि आपकी किसी कंपनी में 50 से ज़्यादा जमा करते हैं तो आपका सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य और कंपलसरी है। और सहारा का जो 17,500 करोड़ जो गरीब जमाकर्ताओं से इन्होंने इकट्ठा किया, इसमें ऑब्वियसली इनके करोड़ों डिपॉजिटर थे। तो यदि ये सहारा की दोनों लिमिटेड कंपनी सेबी से रजिस्टर्ड होती तो सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से वो पैसे के इन्होंने उन्हीं सेफ जगह में इन्वेस्ट करना पड़ता जहां सेबी ने उनको बताया है। जैसे समझ लीजिए 100 रुपये का 25% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, 30% गवर्नमेंट बॉन्ड में। लेकिन सहारा अपनी मनमानी करना चाहती थी, वो सेबी के हिसाब से अपने पैसे का इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो इसीलिए ये सहारा की ये दोनों लिमिटेड कंपनी ने बिना सेबी से रजिस्ट्रेशन लिए काफ़ी इलीगली और काफ़ी अनलॉफुल तरीके से मार्केट से 17,500 करोड़ रुपये इकट्ठा किया। और जब सेबी की पकड़ में आया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया और वही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से वो गरीब जनता जमाकर्ताओं से जो 17,500 करोड़ इकट्ठा किया गया था वो सहारा को 3 महीने में 15% ब्याज के साथ देना था। लेकिन यहाँ सहारा ने किसी भी गरीब जमाकर्ताओं का एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भुगतान नहीं किया। वो सारा का सारा पैसा अपनी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव की विभिन्न स्कीमों में और सहारा क्यू शॉप की भी कुछ स्कीमों में ऑटो कन्वर्ट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में ये झूठ बोल दिया कि 17,500 करोड़ का पूरा पैसा हमने जमाकर्ताओं को लौटा दिया है, जबकि 1 रुपया भी लौटाया नहीं गया था। पूरा का पूरा पैसा ये ऑटो कन्वर्ट किया था बहुत सारी स्कीमों में। तो यही चीज़ थी, यदि सहारा की अपनी दोनों लिमिटेड कंपनियों को सेबी से रजिस्टर्ड करा लेती और सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से वो पैसा का अपना इन्वेस्ट करती तो आज सहारा के सारा जमाकर्ताओं का हित पूरी तरह से सुरक्षित रहता और किसी भी जमाकर्ताओं का 1 रुपया नहीं मारा जाता। अब ये सहारा ने जो ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चार्ट हो इसीलिए खोली
जिससे ये इसमें अपनी पूरी तरह से मनमानी कर सकें, क्योंकि ये सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी काफ़ी मैंने वीक संस्था है और ये सबसे बकवास संस्था है। मैंने इतनी ज़्यादा घटिया और इतनी ज़्यादा खराब कंट्रोलिंग बॉडी मैंने आज तक नहीं देखी है। जब मेरा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से बहुत बार मुझे पैसा नहीं मिल रहा था और सेंट्रल रजिस्ट्रार को मैंने सैकड़ों ईमेल किया और सेंट्रल रजिस्ट्रार के सेक्शन ऑफिसर से जब भी मैं इनकी दिल्ली ऑफिस में फ़ोन से बात करता था तो वो बोलता था कि आपका ये कंप्लेन द्वारा ईमेल मिला है और हमने आपकी कंप्लेन को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फॉरवर्ड कर दिया है। अब आप ये बताइए, एक चोर आपके घर में कुछ सामानों की चोरी करने जाता है और आप जब थाने में रिपोर्ट करने जाएं और थाने का इंस्पेक्टर ये बोल दे कि आपका जो जो सामान चोरी है वो लिस्ट मैंने चोर के पास फॉरवर्ड कर दी, तो उससे नहीं होगा, आपको कंपनी के अगेंस्ट में एक्शन लेना पड़ेगा। सैकड़ों बार ये दिल्ली की सेंट्रल रजिस्ट्रार के सेक्शन ऑफिसर ने मुझसे यही बार कहा है कि आपकी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की कंप्लेन ईमेल के द्वारा मिली है और मैंने अपनी कंप्लेन को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फॉरवर्ड कर दिया, जबकि ये सेंट्रल रजिस्ट्रार जो सबसे घटिया, सबसे बकवास और सबसे वाहिया संस्था है, इन्होंने सहारा की किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी एक्शन नहीं लिया। और जब मैंने पीजी पोर्टल में ये सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की कई बार शिकायत लॉन्च की तो ये सेंट्रल रजिस्ट्रार के सेक्शन ऑफिसर का मेरा पीजी पोर्टल से यही जवाब आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके मैच्योरिटी पेमेंट के भुगतान की कोई गारंटी नहीं लेती है। तो यदि आप अपने किसी भी जमाकर्ताओं के मैंने मैच्योरिटी पेमेंट के भुगतान की कोई गारंटी नहीं लेते हैं तो आपने सहारा की 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये बिजनेस करने के लिए लाइसेंस क्यों दिया? आपने क्या इसलिए सहारा की 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लाइसेंस दिया कि सालों साल तक ये गरीब जनता का पैसा लूटती खसोटती रहे और अपने ऐशो आयाशी में खर्च करती रहे? तो ये सेंट्रल रजिस्ट्रार जो है सबसे घटिया और सबसे वाहियात संस्था है। और यही कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होती हैं। यदि आप अपनी कंपनी को सेबी से रजिस्टर्ड करेंगे या रिजर्व बैंक से रजिस्टर्ड करेंगे तो उनकी गाइडलाइन के हिसाब से आपको उनके गरीब जनता का पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसमें मैंने गरीब जमाकर्ताओं का हित पूरी तरह सुरक्षित रहता है और कहीं किसी का हित मारा नहीं जाता है। लेकिन सहारा की 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो सहारा ग्रुप ने 86,700 करोड़ रुपये इकट्ठा किया था उसमें से इन्होंने ये 62,643 करोड़ सीधा सहारा की एमबी वैली में ट्रांसफर कर दिया, जो काफ़ी इलीगल और काफ़ी अनलॉफुल काम था। क्योंकि ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये रूल्स रेगुलेशन ये बोलता है कि गरीब जनता से आप जितना भी पैसा इकट्ठा करेंगे वो सारा का सारा पैसा आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी और गवर्नमेंट बॉन्ड को छोड़ के और कहीं नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि सहारा ग्रुप ने ये 62,643 करोड़ काफ़ी बड़ा अमाउंट एमबी वैली में ट्रांसफ़र किया और उसमें और इसके अलावा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में से 2,253 करोड़ विड्रॉ करके सहारा सेबी अकाउंट में जमा किया। ये भी काफ़ी इलीगल और काफ़ी अनलॉफुल काम था। और इनकी जो ये 2 लिमिटेड कंपनी थी, सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग, जिसका इन्होंने सेबी से रजिस्टर्ड नहीं किया था, उसमें से भी इन्होंने 12,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा सहारा एमबी वैली में ट्रांसफ़र किया था। तो जो कंपनी मैंने सेबी हो चाहे आरबीआई हो किसी कंपनी से रजिस्टर्ड होती है उसी में ये जनता पैसा इन्वेस्ट करती तो तभी जनता का पूरा पैसा सेफ और गारंटीड रहता है। क्योंकि मैं जो सहारा में पैसा इन्वेस्ट करता था वो फंड का जितना भी मैंने यूटिलाइजेशन है वो सहारा हेड ऑफिस से होता था। मुझे मालूम नहीं होता था कि ये हेड ऑफिस कौन सा फंड कहाँ कर रहा है, मैंने डाइवर्ट कर रहा है। यदि मुझे पहले मालूम होता कि हाँ हमारा पैसे में से ये सहारा ग्रुप 62,643 करोड़ एमबी वैली में यदि ये ट्रांसफ़र कर देगी तो मैं सहारा ग्रुप में कभी भी 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करता। किसके दिल में क्या है ये तो कोई नहीं जानता है। इसमें सहारा ग्रुप की पूरी गलती है और गवर्नमेंट की भी पूरी गलती है कि ये गवर्नमेंट किस तरह से हम गरीब जमाकर्ताओं को ये रिप्लाई दे रही थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके भुगतान की कोई गारंटी नहीं लेती है तो आपने क्यों 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव को लाइसेंस दिया? आपने हर 3 महीने में ये 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव की सही ढंग से ऑडिट करवाई क्यों नहीं करवाई? यदि ऑडिट करवाई तो ऑडिटर ने सही ढंग से ऑडिट नहीं की। तो ये सारे रीज़न है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि सहारा के 5,000, 10,000, 50,000 या 1 लाख डिपॉजिटर सुसाइड कर लें तो इसमें सहारा ग्रुप के किसी भी ऑफिशियल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट को भी कहीं से कोई भी जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू।